हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट चैप्टर है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड। तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड, क्योंकि हमारी एक एलिमेंट था, फीचर थी एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए कि लीगल होना चाहिए एक तो वो उसका जो ऑब्जेक्ट है, और वो ऐसे एग्रीमेंट होने चाहिए जो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हों, तभी उसको एक वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए माना जाएगा। तो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इट मीन्स दैट एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ नॉट लॉफुल कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ। तो कोई भी एक फीचर अगर इसमें नहीं है, जैसे कि कंसिडरेशन उनकी लॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्ट उसका लॉफुल नहीं है, तो उसको माना जाएगा कि इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता लॉ के अंडर। ठीक है, तो इसका मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड मीन्स ऑफ नो लीगल इफेक्ट और नलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि नल है, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट है जो नहीं होगा। सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उन्होंने कहा है कि इनके अलावा बाकी सबको हम वैलिड एग्रीमेंट मान सकते हैं, लेकिन अगर इनसे जो है उन पे इफेक्ट ना हो। किन चीज़ों पे? द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, अगर बाकी सारे लॉफुल हैं, सिर्फ नहीं है लॉफुल कौन से? इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, it is fraudulent activity, it involves or implies injury to person or property of another, the court declare it is as immortal, और the court regards it as opposed to public policy। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा था इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। कहता है इफ़ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉर ए प्रोमिस इज सच एज इट इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अगर उसका पहले से ही कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है कोर्ट के द्वारा उसको इलीगल उस पर रोक लगा दी गई है, तो मानना जाएगा कि वो जो है एग्रीमेंट है वो वॉइड है। इट इज़ इलीगल एंड कैन नॉट बिकम वैलिड इवन इफ़ द पार्टीज एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एग्रीमेंट। कहता है ये इलीगल है और ये तब भी वैलिड नहीं माना जाएगा अगर दोनों पार्टीज इस काम को करने के लिए राजी भी हैं। एन एक्ट और एन अंडरटेकिंग इन फॉरबिडन बाय लॉ, कैसे कैसे काम हो सकते हैं जो लॉ से फॉरबिडन हो सकते हैं बेटा? व्हेन इट इज़ पुनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री का जो क्रिमिनल लॉ है उसके द्वारा जो है पुनिशेबल है। दूसरा, व्हेन इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय स्पेशल कोई लेजिस्लेशन या लॉ पास करके, रेगुलेशन पास करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इनको फॉरबिड किया गया हो, इस पर रोक लगाई गई हो। एग्जाम्पल देखो दिए बेटा, ए एग्रीज टू बाई सर्टन गुड्स फ्रॉम बी नोइंग दैट गुड्स विल बी स्मगल्ड टू द कंट्री बाय बी। ए एग्री होता है बाई करने के लिए बी से गुड्स, नोइंग दैट गुड्स हैं जो वो स्मगल की गई हैं दूसरी कंट्री से। द एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल एंड वॉइड एज स्मगलिंग ऑफ द गुड्स इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। तो ये होगी आपकी फॉरबिडन बाय लॉ की एग्जाम्पल। दूसरा है इट इज़ ऑफ सच ए नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। कोई ऐसी नेचर का काम है अगर इसको किया जाता है तो वो किसी भी लॉ जो है किसी भी तरह का कंट्री में उसकी प्रोविजंस को तोड़ता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ ऑफ सच ए नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ठीक है, तो उस केस में ये वॉइड होगी। एग्जाम्पल दी है एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली। हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट रहने के लिए अपने आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और ये इनवैलिड है क्योंकि इट इज़ अपोज टू हिंदी लॉ। हिंदू लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेपरेट नहीं रह सकते एग्रीमेंट करके आपस में, तब आपका डिवोर्स वगैरह नहीं हो जाता। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका है, जो हिंदी लॉ के लॉ के रूल्स हैं उनको तोड़ता है, इसलिए ये वैलिड नहीं है, वॉइड है। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट्स, वो एग्रीमेंट्स के अंदर एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री इट इज़ वॉइड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स सो सोल्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्योंकि ये केस ही फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का है, इसमें धोखा ही दिया जा रहा है, स्मगलिंग का मतलब ही धोखा देना है, तो इसके लिए इट इज़ ए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो इस केस में ये वॉइड है। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर ये जो है इस उससे ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि किसी बंदे या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना उसका जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, तो वो भी माना जाएगा कि वॉइड है। द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल
इफ़ इट टेंड्स टू इंजर द पर्सन, बंदे को नुकसान पहुँचाए और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए। देन एग्रीमेंट टू पुल डाउन अनदर्स हाउस इज़ अलाउड, दूसरे का घर जो है उसको क्या कर दो, तबाह कर दो उसको, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तबाह कर देना, किसी के घर को नष्ट कर देना। तो उसका जो अगर किसी ने एग्रीमेंट किया आपस में तो वो क्या होगा, अनलॉफुल ही है एक तरह का, तो इसलिए ये फॉरबिडन बाय लॉ है, डिक्लेयर्ड वॉइड है। द वर्ड इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म, कई भी तरह का रॉन्गफुल एक्ट हो, इंजरी का मतलब या फिर कोई क्रिमिनल काम है जो किया जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोटल, अगर कोर्ट इसको इमोटल मानता है, नैतिक नहीं मानता, मॉरली सही नहीं मानता। वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोटल, द कंसिडरेशन इज वॉइड। द वर्ड इमोटल मीन्स इनकन्सिस्टेंट विद व्हाट इज़ राइट, जो सही नहीं है उससे ऑपोजिट उसको हम क्या, जो सही है उससे ऑपोजिट जो सही नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, इमोटल। जैसे एक लैंडलॉर्ड लेटिंग हिज हाउस नोइंग दैट सेम वॉज टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग ए ब्रोथल कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ द सेम, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज़ फॉर इमोरल ऑब्जेक्ट। कहता है एक लैंडलॉर्ड जो है अपना घर किराए पे देता है इस मकसद के लिए जिसका उसको पता है कि ये घर जो किराए के लिए ले रहा है इसको एक ब्रोथल, ब्रोथल मतलब होता है कोठा जिसमें वेश्याएँ वगैरह रहती हैं उसको बोलते हैं, तो कोठे के लिए यूज़ किया जाना है, तो वो उससे रेंट रिकवर नहीं कर सकता कि ये एग्रीमेंट है जो वो सही एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही लीगल नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको जो लॉ है वो मानता है, कोर्ट मानता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, जो जनता है उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। द पब्लिक पॉलिसी इज दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच होल्ड्स दैट नो सिटीजन कैन लॉफुली डू दैट विच हैज़ ए टेंडेंसी टू बी इंजरस टू पब्लिक, तो कोई भी पर्सन जो है नागरिक है कंट्री का वो ऐसा काम नहीं कर सकता जो पब्लिक को नुकसान पहुँचाए, उसके लिए हानिकारक हो। लाइक करप्शन की एग्जांपल ले लो, दैट इज़ इनजस्टिस किसी के साथ करना, वो भी, तो ये सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं जो दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। द कोर्ट इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड सर्टन एग्रीमेंट्स एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इनफोर्सेबल, तो कुछ केसेस हैं जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखे हैं। कौन कौन से हैं एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? फर्स्ट, ट्रेडिंग विद एनिमी, तो ये जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही है कि किसी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई लगी हुई है, वो हमारी एनिमी कंट्री है और उस कंट्री के साथ हम ट्रेडिंग है जो कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, तो वो क्या है, पहले ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो वॉइड है। सेकंड है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस क्या है कि इसमें वो कह रहा है कि टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स और टू कॉम्प्रोमाइज ए प्रोसिक्यूशन इज़ इलीगल एंड वॉइड। किसी बंदे ने किसी केस में वो लड़ाई लड़ रहा है उस बंदे के लिए, तो उस बंदे को क्या करना, जो ऑलरेडी केस चल रहा है उसको रोकना कि तुम ये प्रोसीडिंग्स मत करो, तो मैं जो तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं तुझे इतना कुछ पे करूँगा, अगर तुम ये जो लड़ रहे हो, प्रोसीडिंग कर रहे हो कोर्ट में, तो इसको कोर्ट में केस मत लड़ो, तो इज दैट इज़ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। तो ये भी जो है दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट है बेटा मेंटेनेंस एंड चैम्पटरी। मेंटेनेंस एंड चैम्पटरी जो है उसमें क्या है, मेंटेनेंस मीन्स मे बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट वेयर वाइज ए पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज़ नो इंटरेस्ट। तो जो है इसका मतलब है कि एक बंदा ऐसा केस कर रहा है जानबूझकर जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है, उसका लागा देगा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ दूसरे बंदे को परेशान करने के लिए वो जो काम है वो कर रहा है, जो नुकसान पहुंचाने के लिए। चैम्पटरी इज़ एन एग्रीमेंट वेयर एज ए पर्सन एग्रीज टू assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the proceed of the action। तो चैम्पटरी में मेंटेनेंस में तो है सिर्फ उसका इंटरेस्ट नहीं है, जानबूझ के ऐसा प्रॉमिस कर रहा है एक काम को करने का ताकि दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए उसके ऊपर केस कर रहा है। लेकिन चैम्पटरी के मतलब में क्या है कि वो बंदा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें से उसको शेयर है जो दिया जाएगा। अगर मान लो किसी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो उसको कहता है कि तो प्रॉपर्टी का केस है जो वो जीत जे, या
उस पर केस कर दे, अगर हम उसमें से कुछ प्रॉपर्टी जीतते हैं तो वो हम शेयर कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं चैम्प्टरी। तो मेंटेनेंस एंड चैम्प्टरी में हम कह रहे हैं कि जानबूझ के किसी बंदे के ऊपर आपका इंटरेस्ट कोई नहीं है उसमें, पर फिर भी आप अपना फ़ायदे के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए उसके अगेंस्ट केस है जो या सूट है जो कर रहे हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज है बेटा एग्रीमेंट कंसर्निंग द सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज आर बैड एज दे प्रमोट करप्शन। कहता कि जो एग्रीमेंट्स हैं पब्लिक ऑफिसेज को सेल करने से रिलेटेड वो प्रमोट करते हैं करप्शन को। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक ऑफिसेज हैं जो उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ना ही पब्लिक ऑफिस को ना ही उसके किसी पर्सन की सैलरी को। इसमें एग्जाम्पल दिया इसने बेटा, ए पेड बी ए पब्लिक सर्वेंट ए सर्टन अमाउंट इंड्यूसिंग हिम टू रिटायर फ्रॉम सर्विस। एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करता है, कि तू इस पोस्ट से रिज़ाइन दे दे, रिटायर हो दे, मैं उसके बदले में तुझे पे कर दूंगा और तेरी जगह मेरी अपॉइंटमेंट है जो हो जाए। द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड, क्योंकि पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड, उसकी सैलरी से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है वो पहले से ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट है बेटा एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। कौन से एग्रीमेंट्स? कहता क्रिएट एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ ए पर्सन विच वुड कन्फ्लिक्ट विद दिस ड्यूटी इज़ इलीगल ऑन द ग्राउंड दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कहता कि एग्रीमेंट हमने कोई किए हैं किसी बंदे को ताकि जो उसका पब्लिक जो उसका काम है एक्चुअल में करना वो काम है जो ना किया जाए। इट इज़ द सेंस ऑफ ए पब्लिक पॉलिसी दैट ए सर्वेंट मस्ट नॉट बी डिट्रेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। अगर वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर होते हैं जिसमें उसके काम को करने से रोका जाए उसको, जो उसकी पब्लिकली उसकी ड्यूटी बनती है उस काम को करने की, तो उसमें क्या कहा जाएगा उसको कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैरिज ब्रोकेज एग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकेज एग्रीमेंट में क्या है बेटा? कहता कि इस एग्रीमेंट में जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है दूसरे बंदे को रिवॉर्ड देने के लिए मैरिज के लिए, तो उसको बोलते हैं। कहता ए पेज बी ए स्ट्रेंजर ए सर्टन सम ऑफ मनी टू प्रोक्योर ए वाइफ फॉर हिम। एक बंदा बी को पैसे देता है कि मेरे लिए वाइफ ला के दे, तू अरेंज कर दे कहीं से और मैं तुझे पैसे दूंगा, तो दिस इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया गया कि हम ये चीज़ जो है किसी को बेचने नहीं देंगे, सिर्फ तू ही बेच सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। तो जो मोनोपोली से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि मोनोपोली के केस में रेट प्राइस भी ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है और जो एक पर्सन है वो सारे बेनिफिट्स है जो इंजॉय करता है, तो इसलिए मोनोपोलीज के केस में भी एग्रीमेंट है जो सही नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस टू पब्लिक ऑफिसेस। तो वो कहता है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ताकि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा सके, जो वोटर्स हैं उनको इंड्यूस किया जा सके किसी को वोट देने के लिए, तो वो सारे तरह के एग्रीमेंट जो हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। एनी एग्रीमेंट विद वोटर्स स्टैंडिंग टू इन्फ्लुएंस देम बाय इम्प्रॉपर मीन्स एंड एग्रीमेंट विद थर्ड पर्सन टू इन्फ्लुएंस वोटर्स बाय इनडायरेक्ट मीन्स आर ऑल इनवैलिड। तो किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर तरीके से जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए थर्ड पार्टी के थ्रू वो पैसा दिया जाए पब्लिक ऑफिसेज में ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, तो वो क्या है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो उसको वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं माना जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। एक बंदा दूसरे बंदे के साथ एग्रीमेंट करता है कि तू अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता या इस चीज़ को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट विच रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ इलीगल। अगर किसी बंदे की आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उसको हम मानेंगे कि वो क्या है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच रिस्ट्रिक्ट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ इलीगल। इसमें कहा है ए है जो बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर। मनी लैंडर है कोई, उससे मनी बोरो करता है, तो मनी लैंडर उसको क्या कहता है, रिटर्न कंसेंट उसकी ले लेता है कि जब तक तू, मैं नहीं कहता, मेरे से जो मनी दी है तूने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता जब तक, तब तक तू जॉब नहीं लीव करेगा एक तो, ठीक है, बोरो मनी नहीं करेगा किसी से, और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी को मूव नहीं कर सकता और बेच नहीं सकता जब तक तू मेरे पैसे नहीं देता। तो दिस इज़ हेल्ड इट इज़ इलीगल एंड इट इज़ अनड्यूली रिस्ट्रिक्टेड द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। तो ये एग्रीमेंट जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है।
लास्ट ये पब्लिक पॉलिसी में है बेटा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज़। अगर किसी बंदे की कोई मैरिज से रिलेटेड ड्यूटी है, अगर उस बंदे को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट किया जाता है कि उसमें इंटरफेयर करने के लिए कि तो वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल ना कर, तो उसको माना जाएगा कि दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे उसने कहा कि एन एग्रीमेंट टू लेंड मनी टू ए वूमेन, एक आदमी वुमेन को मनी देने के लिए उधार तैयार हो जाता है, कहता बदले में कंसिडरेशन ये है कि तू अपने पति को डिवोर्स दे दे और मेरे साथ शादी कर ले, तो दिस इज़ वॉइड बिकॉज इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये थे बेटा कि कौन कौन से केस हैं जिनको लीगल ऑब्जेक्ट मानना, अनलीगल ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और अगर उनका ऑब्जेक्ट ये है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही लीगल नहीं है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।